नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलमी सरी। लोकसभा 2024 के चुनावों में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस वही है जिसके जो जिसमें 26 से 28 दल शामिल है और जो एनडीए और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बनाया गया है, जिसके सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब पेच कहां फंसता है? शीट शेयरिंग पर। अब तक इंडिया अलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो अब तक शीट शेयरिंग पर कोई भी बात नहीं हो पाई है। ना ही संयोजक पर कोई बात हुई है, ना ही पीएम पद पर बात हुई है। लेकिन इसके तरफ अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने चार ऐसी चालें चल दी हैं, या कहे चार इस तरीके के कदम उठाए हैं जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि जेडीयू और नीतीश कुमार का 2024 के लोकसभा को लेकर कुछ अलग ही प्लान है। अब सवाल बहुत सारे हैं। क्या जेडीयू इंडिया लाइन से कट रही है? क्या नीतीश कुमार का 2024 की लोकसभा को लेकर कुछ अलग ही प्लान है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला जी सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो चार पॉइंट्स की, अगर हम नीतीश कुमार की राजनीति की बात करें, कि पहले तो उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। फिर 21 जनवरी को वो झारखंड में रैली करने वाले हैं। चौथा, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जेडीयू का कुछ अलग ही मकसद है। तो इन चारों अगर हम पॉइंट से देखें तो क्या लगता है आपको, क्या कटी कटी नजर आ रही है जेडीयू इंडिया अलायंस से? देखिए, सीट शेयरिंग के पहले अगर कोई भी पार्टी जो उस गठबंधन में है और अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर देती है तो स्वाभाविक है कि एक सवाल तो होगा कि क्या सीट शेयरिंग हो गया। अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो रनर रहा है और कांग्रेस वहां उम्मीदवार नहीं उतारेगी, पहले जेडीयू वहां उम्मीदवार उतार दे रही है। तो लगता तो है कि कुछ चीजों को ये लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा इसकी बात चल रही है। तो क्या इस तरह की उम्मीदवारी की इजाजत इनको मिल गई या सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय हो गया? इसी सवाल को जब कल मंत्री संजय झा से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 16 तो हमारी जीती हुई सीटें हैं, 16 सीट पर तो हम तय करेंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। इसका मतलब कि एक दबाव, जिसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, कि अभी बंटवारा हुआ नहीं है, कोई फॉर्मूला निकल करके नहीं आया है और अपने दावे पहले पेश कर करके एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो स्वाभाविक है कि ये कैसा गठबंधन का कोई धर्म है या गठबंधन का स्वरूप है जिसमें बिना कुछ तय किए हुए आप अपने हिस्से की चीजों को अपने तरीके से तय करने लगे हैं। वहां तो एक सवाल है, ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसके आधार पर आपने इतनी हड़बड़ी दिखाई। अब रह गई बात रैलियों की, तरीका तो यही होता है कि जब आप गठबंधन में हैं आपकी रैलियां भी साझा होनी चाहिए। जब आप अलग तरीके से रैली कर रहे हैं, झारखंड में, हरियाणा में रैलियों की चर्चा है कि जेडीयू अपने तरीके से रैली करेगी। अभी कर्पूरी जयंती मना रही है बिहार में। 6 पार्टियों का, अब तो 5 ही रह गया, 5 पार्टियों का गठबंधन है वाम दलों को लेकर के। फिर अलग अलग कर्पूरी जयंती मनाने के पीछे का क्या मतलब? ये जेडीयू मना रही है, फिर आरजेडी मनाएगी, फिर अलग से कांग्रेस मनाएगी। तो इस तरह से तो लगता तो नहीं है कि एक कोऑर्डिनेशन है। लेकिन हाँ, ये मैसेज देने की कोशिश जरूर जेडीयू कर रही है कि हम फ्रंट फुट पर हैं, हम चीजों को तय करेंगे। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो इसको तो हम लोग मानते हैं कि एक तरह का कहीं ना कहीं से एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी शर्तों को समझिए, अगर नहीं शर्तों को मानिएगा तो ठीक है, फिर हम अपने तरीके से चीजों को तय करेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अपना एक उम्मीदवार उतार देना
उसके बाद वो एक जगह सार्वजनिक मंच से भी कह चुके थे कि कांग्रेस थोड़ी बहुत ढील कर रही है इंडिया अलायंस को लेकर। जो अभी 19 तारीख को बैठक हुई, उसमें बहुत चर्चा थी कि नीतीश कुमार के नाम पर हो सकता है कोई बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयोजक के बारे में भी बात बीच में बहुत सारी खबरें आई कि नीतीश कुमार हो सकता है इंडिया अलायंस के संयोजक हो, लेकिन उसकी भी बात आगे नहीं बढ़ी। फिर अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा तो जेडीयू ने भी उतार दिया, जबकि ये सारी पार्टियां तो खुद इंडिया अलायंस में है और नीतीश कुमार तो सूत्रधार है इंडिया अलायंस के। देखिए, मध्य प्रदेश की आप चर्चा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने 2 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, और वो 2 सीटें भी कांग्रेस नहीं दी। इनको कहा गया था कि एक साझा उम्मीदवार ही बना दीजिए जो मेरा मध्य प्रदेश का जेडीयू का अध्यक्ष है। कांग्रेस उस पर भी तैयार नहीं, और इनको 10 सीटों पर लड़ना पड़ा। 2 सीट कैंडिडेट तो इनके भाग खड़े हुए थे। 8 सीटों पर क्या हश्र हुआ सबको पता है। नाराजगी तो इनकी है, और नाराजगी का ही स्तर है। केसी त्यागी जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, वो आकर के कहते हैं कि बनाने से क्या होगा। नीतीश कुमार जी जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक संयोजक के तो डिजर्व करते ही हैं, उम्मीदवार हैं ही। वैचारिक तौर पर वो एक प्रधानमंत्री की छवि तो उनमें दिखती ही है। और वही आज खड़गे साहब कहते हैं कि भाई आप संयोजक का प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। तो लगता तो नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। केसी त्यागी जी ने एक बात और कह दी कि हमारे नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समान पसंद रखते हैं। मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी इनके विरोध में है, कहते हैं पसंद नीतीश कुमार है, और जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में है ही, तो इशारा तो है ही। और नीतीश कुमार जी ने तो मंचों से कहा, वाम दल के मंचों से कहा और कई जगह कहा। और आपको तो जानकारी होगी ही कि अंत में तो स्थिति यहां तक आ गई कि राहुल जी को इंटरफेयर करना पड़ा। राहुल गांधी को फोन करके इनको कहना पड़ा कि अरे बिहार में तो आप ही को देखना है, कैसे आप चीजों को तय करेंगे। जो सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने के लिए लालू प्रसाद जी की जरूरत पड़ती थी नीतीश कुमार जी को, वो राहुल गांधी जी सीधे सीधे फोन कर करके बात करते हैं नीतीश कुमार जी से। तो जिस तरह से ये कांग्रेस को लेकर के अपना एक रुख अख्तियार किए हुए हैं, और कांग्रेस भी बहुत भाव नहीं दे रही है। अगर भाव देती तो खड़गे साहब की ये भाषा नहीं होती कि ये सवाल तो ऐसा ही है कि जैसे लग रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति वाली बात आप कर रहे हैं। 10-15 दिनों की बैठक के बाद बैठक में ये चीजें तय होगी कि हमारे संयोजक कौन होंगे। यही लालू प्रसाद जी गोपालगंज में एक मंदिर में थे और उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए के संयोजक, ये इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार जी होंगे। उन्होंने कहा कि संयोजक जैसी कोई बात तो नहीं चल रही, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। ये सारे सवाल अब आपको जान करके आश्चर्य होगा, कल 2 मंत्री जेडीयू के, रत्नेश सदा और मदन सहनी, ये दोनों आकर के कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी संयोजक नहीं, नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आप लोग संयोजक जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन को जिम्मेवारी ही देनी है तो एक राष्ट्रीय फलक पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी को स्थापित करने की कोशिश की जाए, तब जानेंगे कि हाँ नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी पूर्वक प्रयास हुआ है इस गठबंधन को कैसे आगे बढ़ानी है। इस तरह की चीजें क्या बतलाती है। जब भी गठबंधन की बैठक हुई, चाहे वो पटना में बैठक हुई, बंगलोर में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, जेडीयू दफ्तर में इश्तेहार लग जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जी की खूबियां बताई जाने लगती हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी मजबूती से पेश कर दी जाती है। तो लगता तो है ही ना, किसी त्यागी के उस बयान में क्या है, ये समान पसंद है। मतलब नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही रह सकते हैं। अगर कोई परिस्थितियां बनी तो जहां दूसरे लोग भी इनको पसंद करते हैं, रास्ता उधर भी बढ़ाने में शायद बहुत देर नहीं लगेगी। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो इसी को कहते हैं, और किसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी बात मानिए, नहीं मानिएगा तो फिर चीजों को हम अपने तरीके से तय करेंगे।
शीट शेयरिंग पे कहीं ना कहीं अभी पेच फंस रहा है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों 17-17 सीटों पर अड़ी हुई है। कल संजय झा ने भी बोला कि 16 सीटें तो अभी फिलहाल हमारी हैं, वहीं कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। और ये भी सामने खबरें आई है कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का जो ये कह सकते हैं आपस में बातचीत भी हुई है। तो ये नजदीकियां कहीं आगे जाके नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं दे सकती, क्योंकि 17-17 बात करें 32, 10 सीटें कांग्रेस मांग करी है, तो वो 4 सीटों का जो पेच फंस रहा है वो कैसे ये लोग गुत्थी सुलझाएंगे शीट शेयरिंग पे। नहीं, देखिए, एक फॉर्मूला तो नहीं बन पा रहा है। जैसे 16 ये कहते हैं कि हमारी जीती हुई सीटें हैं, तो आरजेडी कहती है कि 19 पर हम रनर में रहे हैं। मतलब अगर हम हारे हैं तो जीतने वाले कैंडिडेट के सामने हम थे। हमारा हमारा दावा बनता है कि फिर से जो कैंडिडेट वहां होगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आरजेडी ने जो सुझाया है कि आप 14 में 2 सीटें आपकी थी, 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का जो आपने गठबंधन किया था वो विधायकों की संख्या के आधार पर किया था। इस बार मेरे जो विधायक हैं उसी के अनुसार लोकसभा को तय कर लीजिए कि आरजेडी को कितनी सीटों पर लड़नी चाहिए। आपके पास 44 विधायक हैं, मेरे पास देख लीजिए कितने 79 विधायक हैं। तो अगर विधायकों की संख्या के अनुसार देखिए तो आरजेडी के खेमे में तो लगता है कि ज्यादा सीटें आएंगी। दूसरी बात कि जेडीयू ने भी पाला फेंक दिया है कांग्रेस वाली बात आरजेडी के की, ये मामला तो आरजेडी को देखनी है। जब गठबंधन में सब लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और वो एक सीट अगर बिहार में कोई पार्टी जीती थी इंडिया गठबंधन का जो अभी है, तो उस गठबंधन में वो कांग्रेस ही जीती थी। और उसको आप कह रहे हैं कि आप आरजेडी के से बात कर लीजिए, वो तो आरजेडी का पार्ट है। तो सीट वाम मोर्चे की अपनी दावेदारी है। सीपीआई एमएल भी स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है कि देख लीजिए हमारे कितने विधायक हैं, उस स्ट्राइक रेट को ही आधार मान करके और हमें लोकसभा में सीट दे दीजिए। क्या सीपीआई सीपीएम को ये सिरे से नकार देंगे कि आप एक भी लोकसभा नहीं लड़ेंगे? तो सीट शेयरिंग का मामला भी है। पहले तो आरजेडी और जेडीयू तो तय कर ले कि ये लोग बराबर बराबर लड़ेंगे, कम पर लड़ेंगे, अधिक पर लड़ेंगे, जीती हुई पर लड़ेंगे, रनर पर लड़ेंगे। अभी तो सारे फॉर्मूले पर बात चल रही है। अगर बात तय हो जाती तो बाहर चीजें आ जाती निकल करके कि हाँ इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो गया। अब कांग्रेस 12 का दावा कर रही है, 10 का दावा कर रही है, जो भी दावा कर रही है, तो अगर 17-17 बांट लेंगे तो कांग्रेस कहां से लड़ लेगी 10 पर और 12 पर? फिर सीपीआई एमएल को कहां से ये देंगे, सीपीआई को कहां से देंगे? तो जो इनके गठबंधन में साथ में लोग हैं अगर उनको एक एक सीट भी देंगे तो फिर कैसे होगा? तो सीट शेयरिंग एक टास्क तो है इन लोगों के सामने। अब देखना होगा कि क्या सीट शेयरिंग पर सहानुभूति ये समन्वय बन पाती है, नहीं बन पाती है। ये लोग समझौता कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो कांग्रेस कह रही है कि थोड़ा हम लचीलापन दिखाएंगे, थोड़ा सा हम त्याग करेंगे। तो थोड़ा का मतलब ये तो नहीं है ना, अगर 4-5 सीटें भी उनको आप देते हैं, 1-2 सीटें भी वामपंथी पार्टी को देते हैं, तो आपके पास जो सीटें बचेगी वही सीट तो आप बांटिएगा। तो सीट शेयरिंग एक है इन लोगों के सामने, कभी चुनौती बनी हुई है। बात दारी अपनी अपनी है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब तक बाहर नहीं आ जाता है तब तक तो मैं मानूंगा कि हाँ एक टास्क है इन लोगों के पास। चलिए संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे और, जिस तरीके से नीतीश कुमार पॉलिटिक्स करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके दिमाग में कब क्या चलता है वो उनके करीबी भी नहीं बता सकते। नीतीश कुमार की राजनीति बिल्कुल अलग है। और अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जो जो फैसले लिए हैं उससे तो साफ पता चलता है कि बहुत उलझी हुई है नीतीश कुमार की राजनीति। तो क्या नीतीश कुमार की जेडीयू का, या क्या नीतीश कुमार का जेडीयू को लेके कुछ अलग ही प्लान है? नहीं, इसको हम ये नहीं मानेंगे कि जो नीतीश कुमार पॉलिटिक्स करते हैं बहुत उलझी हुई है, लेकिन हम ये कहेंगे कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। और अगर अपनी शर्तों पर राजनीति नहीं किए हुए होते तो विधायकों की संख्या चाहे जितना अधिक हो जिस पार्टी के पास, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार होते हैं। मतलब नीतीश कुमार एक धुरी तो बने हुए हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इंडिया गठबंधन इनको बहुत भाव नहीं देगी
या कोई एक सम्मान जगह तरीके से इनको स्थान नहीं देगी, तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की शर्तों पर बहुत दूर तक चलेंगे या विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि जो इनके अंदाज हैं, इनके तेवर हैं, वो बदल जाते हैं। वो तेजस्वी जी जो कभी दूरी बनाए हुए थे, अब बार-बार जाकर के नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं। राहुल जी को इनसे बात करने की जरूरत पड़ी। खड़गे साहब जब ये नाराज हो गए थे तो खड़गे साहब ने फोन करके इनसे बात की थी। लालू प्रसाद जी इनसे लगातार संपर्क में रहते हैं कि ये नाराज नहीं हो जाए। तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे धुरी बने हुए हैं जो दोनों गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए, दोनों के लिए। एनडीए गठबंधन के लिए इसलिए कि बिहार की 40 सीटों पर नजर भारतीय जनता पार्टी को भी है। कि अगर नीतीश कुमार जी हमारे खेमे में नहीं होंगे तो हमारी अर्थमेटिक बन नहीं पाएगी। और वो 40 सीटों में जो सी सर्वे का और सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें बहुत कंफर्टेबल बिहार में नहीं है। हिंदी पट्टी में बिहार की जो जमीन है वो बड़ा तरीके की जमीन है। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार मजबूरी नहीं, जरूरी है लोगों के लिए। इसलिए नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर लोगों को अपने अंदाज से तय करते हैं चीजों को और लोग उनकी बातों को मानते हैं। और जहां तक आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी कब कौन सा फैसला ले लें, बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के दाहिने हाथ को भी नहीं पता होगा कि बायां हाथ कौन सा निर्णय लेने जा रहा है। नीतीश कुमार जी इस तरह से चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। तो कल क्या करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश कुमार जी अभी चुप है। कुछ इनके मंत्री बोल रहे हैं, इनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, केसी त्यागी जी के बयानों के इशारे से कुछ समझा जा सकता है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार एक वैचारिक तौर पर स्वीकृत है, एक्सेप्टेड लीडर है, जो पक्ष की भी पसंद है और विपक्ष की भी पसंद है। ये बहुत कुछ कहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर क्या फॉर्मूला लेकर आएगा और कितनी मजबूती के साथ 2024 में इंडिया अलायंस एनडीए का सामना कर पाता है। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।